ओके, तो आज हम एक और टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.33, ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है और ये एक टॉपिक है बेसिकली जिसको हम अभी समझते हैं। और टॉपिक का हेडिंग है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, है ना। और उसके लिए हम यहाँ पे दो प्लेट्स का यूज करेंगे। ऐसे मान लो क्या किया मैंने यहाँ पे ये एक प्लेट यूज किया, है ना। ये एक चार्ज प्लेट है। मान लो इस चार्ज प्लेट पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया प्लस चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मान लो इस प्लेट का लेंथ x है, ठीक है। इस प्लेट का लेंथ x है और हमने एक और यहाँ प्लेट यूज किया, इसके नीचे यहाँ पे एक और प्लेट लगा दिया और इस प्लेट पे चार्ज यहाँ पे रहेगा माइनस चार्ज, यहाँ पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पीछे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। हमने ऐसा इसको अरेंज किया कि इनके पीछे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिल जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, तो देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो होता है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से तो फील्ड बाहर की ओर होगा और टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कुछ ऐसा बनेगा, ये अवे फ्रॉम प्लस चार्ज एंड टुवर्ड्स द माइनस चार्ज, ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को अलाउ करेंगे मोशन करने के लिए। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को, मैंने उसको इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अलाउ किया। तो मान लो कि मैंने इलेक्ट्रॉन को इनिशियली एक स्पीड दिया और स्पीड की वैल्यू मान लो है vx, है ना। x के अलोंग इसमें एक स्पीड है, उसको मान लो दे दिया मैंने vx। तो इस पे क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स काम करेगा, है ना। देखो वो तो लॉजिकल चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये माइनस चार्ज रिपेल करेगा और ये प्लस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इसके ऊपर अपवर्ड एक फोर्स काम करेगा, है ना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ऊपर जाएगा और कुछ इसका मोशन ऐसा होगा, ये ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा होगा क्योंकि इस पे एक फोर्स काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। या इसको समझो ऐसे, आपको पता ही है कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें यदि कोई प्लस चार्ज रखोगे आप, तो उस प्लस चार्ज पे एक फोर्स काम करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई। यदि मान लो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक रखा माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज पे फोर्स काम करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई। तो बस यही है वहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है डाउनवर्ड और फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर अपवर्ड, क्योंकि चार्ज हमारा नेगेटिव है यहाँ पे। तो फोर्स काम करेगा यहाँ पे ऊपर की ओर और उस फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, तो उस फोर्स की वैल्यू रहेगी Q इंटू ई। Q क्या है, Q है चार्ज की वैल्यू चार्ज बॉडी पे और चार्ज पार्टिकल पे। और चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू को हम ई लिखते हैं इंटू ई। तो ये फोर्स जो है वो ई इंटू ई है ना। अब फोर्स काम कर रहा है अलोंग दी वाई एक्सिस, अपवर्ड काम कर रहा है फोर्स। तो इसमें आपसे ये पूछता है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि इस इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन कितना हुआ है जब इलेक्ट्रॉन इसको जस्ट क्रॉस कर गया। मान लो इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस कर गया अपने इस फील्ड को जब क्रॉस कर गया, तो उस केस में इस इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन क्या हुआ। डिफ्लेक्शन का मतलब ये, यदि यहाँ पे फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जाता कैसा, तो इलेक्ट्रॉन जाता स्ट्रेट, तो इलेक्ट्रॉन निकलता ऐसे स्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे तो ये तो ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया ना, तो उसी y की वैल्यू क्या है ना। ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो ड्रिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन में, ये जो शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट को नाम दिया डिफ्लेक्शन और इसको हम डिनोट करते हैं y से।
तो आपको फाइंड करना है कि इस y की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन या ड्रिफ्ट है ना, इसको हम डिनोट कर रहे हैं y से। तो आपको y निकालना है। इसमें एक और चीज आपको फाइंड करना है कि इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, मतलब कितने एंगल पे ये इमर्ज हो रहा है, यहाँ से कितने एंगल से यहाँ पे एग्जिट करेगा। एंगल हम लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल ऑफ इमर्जिंग है, ये इमर्जिंग एंगल की वैल्यू क्या है, ये हम निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन की वैल्यू, और सेकेंड पार्ट में निकालेंगे कि वो एंगल जिससे वो इमर्ज कर रहा है। तो सेकेंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दो चीजें अपने को फाइंड करनी होंगी, ठीक है। इसको थीटा बोल दो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि पहला पार्ट तो उसका फाइंड करना है डिफ्लेक्शन। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये आपका प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये आपका नेगेटिव प्लेट है। इस पे चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू और इस पे चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू, और प्लेट का लेंथ दोनों का सेम है जिसको हमने एक्स माना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिट कर रहा है, जिसमें इनिशियली इसमें स्पीड की वैल्यू वी एक्स है, और एक टाइम बाद इसको क्रॉस करेगा ऐसे, और उस समय ये अपने को डिफ्लेक्शन वाई निकालना है, ये आपका वाई, ठीक है। देखो क्या करें, यदि आप सोचो कि वाई कैसे निकलेगा, तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक 2D मोशन में अभी लगा हुआ है, क्योंकि ये एक्स के अलोंग भी मूव किया और वाई के अलोंग भी मूव किया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ तो इसके डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो एक्स के अलोंग डिस्प्लेस किया और एक तो वाई के अलोंग डिस्प्लेस किया। तो जो ड्रिफ्ट है, जो डिफ्लेक्शन है वहां पे, वो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के मोशन को या चार्ज पार्टिकल के मोशन को यहाँ हम स्टडी करेंगे दो पार्ट्स में, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। और डिफ्लेक्शन तो y के अलोंग ही है ना। तो यदि मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y निकाल लूं तो वहां से मेरा डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करने का, मेरे को देखना है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या है। तो पहले ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या क्या आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या आएगा, तो लगा दो ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और इसमें हर वैल्यू रहेगी वो अलोंग एक्स रहेगी। u भी एक्स के अलोंग होगा, टाइम भी एक्स में यहाँ लेंगे, एक्सलेशन भी एक्स के अलोंग होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये डिस्प्लेसमेंट ये एक्स हुआ है ना। ये पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ गया तो ये तो एक्स डिस्प्लेस किया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसको हमने एक्स बोला हुआ है यहाँ पे। एक्स एक्सिस के अलोंग इसमें स्पीड की वैल्यू क्या है, तो वो वी एक्स माना हुआ है, तो वी एक्स बोल दो उसको, ठीक है। इंटू टी, टाइम लेगा कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होने में, प्लस 1/2 इंटू एक्स एक्सिस के अलोंग इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो ये बताओ कि क्या एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर। हाँ, मान लो कि ये पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है ये एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। यदि मैं यहाँ पे ग्रेविटी को क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यदि ये वैक्यूम में सिस्टम को अपन ने अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उस केस में ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या इस पे कोई फोर्स काम कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। इसमें जो फोर्स है वो तो खाली काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जो इसका फील्ड फोर्स है जो Q इंटू ई है, जो E इंटू ई है, वो तो सिर्फ वाई एक्सिस में काम कर रहा है, और कोई फोर्स तो काम नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। वैक्यूम फ्री स्पेस है, वैक्यूम है यहाँ पे, तो फोर्स नहीं है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस का अलोंग। तो यदि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि F इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो यदि फोर्स अलोंग x 0 है तो एक्सेलरेशन अलोंग x भी 0 होगा। तो यहाँ पे ax इज 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी आ रहा है यहाँ से, ठीक है। इससे कुछ हो पा रहा है क्या, तो इसको फिलहाल तो अभी रखे रहो, पॉज कर लो इसको, क्या बता आगे काम कर दीजिए। अब मेरे को निकालना है ड्रिफ्ट अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स वाई एस वाई हम निकालने वाले हैं यहाँ से। तो एस वाई कैसे आएगा, तो एस वाई लगा दो यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और हर वैल्यू जो है इसमें y के अलोंग आएगी। तो यहाँ पे यू वाई होगा, यहाँ पे ए वाई होगा, और ये टाइम है y एक्सिस में, ठीक है। अच्छा, कितना डिस्प्लेस किया y में, तो y में डिस्प्लेस किया जितना ड्रिफ्ट हुआ y एक्सिस में वो उसका डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्लेक्शन है। तो ये तो y हो गया, ठीक है। क्या इसमें y के अलोंग कोई स्पीड इनिशियली है,
तो इसमें तो इनिशियली खाली स्पीड x के अलॉन्ग है जिसकी वैल्यू vx है, तो ui की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो ये टर्म तो गायब हो गया यहाँ से। क्या बच गया? सिर्फ 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितना है, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है बॉडी में? तो देखो F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू एफ बाई एम। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई जो होगा वो फोर्स अलॉन्ग वाई अपॉन एम होगा, है ना। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई जो होगा वो फोर्स अलॉन्ग वाई अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल होगा। तो ये वाई जो है यहाँ बेसिकली फोर्स अलॉन्ग वाई कितना काम कर रहा है? तो फोर्स काम कर रहा है ई टाइम्स ऑफ कैपिटल ई, तो ई इंटू ई अपॉन एम। तो ये है ए वाई की वैल्यू, यानी कि 1/2 ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो इंटू टी स्क्वायर। तो अब देखो यहां से टाइम क्या होगा, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज फील हो पा रही होगी कि जितने टाइम में ये पार्टिकल, जितने टाइम में यहां से यहां गया, उतना ही टाइम में तो ये पार्टिकल ऊपर भी उठा हुआ है ना। यानी कि टी टाइम में मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां एक्स में डिस्प्लेस हुआ, तो उसी टी टाइम के अंदर ही तो ये पार्टिकल ऊपर भी उठ गया है, मतलब टी टाइम के अंदर इसने डिस्प्लेसमेंट वाई में भी कवर किया हुआ है। इसका मतलब जो टाइम एक्स में लगा मूव करने में, उसी टाइम के अंदर ही वो वाई में भी मूव कर चुका है। तो यहां से यदि आप टाइम निकालो तो टाइम यहां से आएगा एक्स बाई वी एक्स। तो इसको यदि हम पुट करें यहाँ पे तो टी स्क्वायर, तो टी के बदले एक्स अपॉन वी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? 1/2 इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी एक्स का स्क्वायर। ये है डिफ्लेक्शन का वैल्यू, ठीक है, ये है डिफ्लेक्शन का वैल्यू। ये होता है फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन इन दिस केस, है ना। डिफ्लेक्शन जो है ये 1/2 ई, यहाँ पे क्या है? स्मॉल ई है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू इस पार्टिकल पे, कैपिटल ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ये एक्स क्या है? एक्स प्लेट का लेंथ है। एम क्या है? एम इज द मास ऑफ द चार्ज। एंड वी एक्स क्या है? इनिशियली जो इसमें स्पीड है एक्स का लॉन्ग, उसकी वैल्यू। तो ये है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट ये है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस कितने एंगल पे वो इमर्ज कर रहा है, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो आप ये देखो, आपको बस ये एंगल फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो जब ये इमर्ज कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे एक स्पीड है इसके पास एक फाइनल स्पीड है यहाँ पे, है ना, जिसको आप बोल लो वी फाइनल बोल दो, इसको वी एफ बोल दो, ठीक है। तो यदि मैं इस v को रिजॉल्व करूं तो एक तो ये तो आएगा x के अलोंग, ये आएगा v फाइनल अलोंग x, और ये आएगा अलोंग y के अलोंग v फाइनल अलोंग y, ठीक है। तो यदि मैं इसको रिड्रॉ करूं यहाँ फिर से देखो तो जब ये प्लेट यहाँ पे है और ये प्लेट यहाँ पे है, दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ मान लो l। तो जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है यहाँ से, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब मूव किया तो यहाँ पे जब ये जस्ट यहाँ से पास हुआ तो उसके पास एक स्पीड है, स्पीड इसको v फाइनल बोला मैंने यहाँ से, और ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो एक तो इसका कंपोनेंट फाइनल स्पीड का कंपोनेंट तो एक तो अलोंग y आएगा, वी एफ अलोंग y आएगा, और एक आएगा वी एफ अलोंग x। तो यदि ये थीटा फाइंड करना है मेरे को तो कुछ नहीं करने का, यदि मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा अच्छे से बना लूँ यहाँ पे, ये आपका ये तो आपका हुआ v फाइनल, है ना, और एक तो ये आपका हुआ v फाइनल अलोंग y, और ये वेक्टर क्या हुआ आपका v फाइनल अलोंग x, और ये थीटा हुआ। तो थीटा फाइंड करना है तो एक काम करो, इस ट्राइंगल में निकाल लो इस एंगल का tan। तो यदि मैं tan थीटा बोलूं तो tan थीटा क्या होगा v फाइनल अलोंग y अपॉन v फाइनल अलोंग x। तो बस यदि मेरे को थीटा निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा, ऐसे tan इनवर्स v फाइनल अलोंग y अपॉन v फाइनल अलोंग x कर लूंगा, तो मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मेरे को ये करना पड़ेगा कि मेरे को जो फाइनल स्पीड है यहाँ पे पार्टिकल का, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो पार्ट्स में, वहां पे स्टडी करना पड़ेगा मेरे को फिर से मोशन को दो पार्ट्स में, एक्स और वाई के अलोंग। तो फिर से क्या करेंगे अपने को फाइंड करना है स्पीड फाइनल अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। तो अगेन यहाँ पे हम जो है
निकालेंगे फाइनल स्पीड पार्टिकल का एक्स और वाई के अलोंग, तो v फाइनल अलोंग x एंड v फाइनल अलोंग y, ये काम करने वाला है। तो फाइनल स्पीड कैसे निकालें, तो फॉर्मूला क्या है स्पीड फाइनल का, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। ये है फाइनल स्पीड, ये भी है फाइनल u, ये है इनिशियल, u तो इनिशियल स्पीड होता है, और x के अलोंग लगाया तो सब हर पैरामीटर x के अलोंग होगा। ये भी फाइनल, ये भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, भी फोर्स कांस्टेंट है वहाँ पे, तो फोर्स कांस्टेंट तो a कांस्टेंट और a अलोंग x होगा और इनटू t, ठीक है। तो v एफ एक्स क्या होगा, v फाइनल अलोंग x की वैल्यू क्या होगी, तो इनिशियली इसमें कितना स्पीड है x के अलोंग, तो x के अलोंग तो उसमें स्पीड इनिशियली जो यहाँ पे तो v x था, ठीक है। और क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन था x के अलोंग, क्योंकि फोर्स था नहीं एक्सेलरेशन x के एक्सिस के अलोंग, तो उसका एक्सेलरेशन भी x के अलोंग 0 आएगा, तो 0 इंटू टी, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। तो यहाँ से जो v फाइनल x है ये तो v x के बराबर है, ठीक है। अब निकालते हैं v फाइनल अलोंग y एक्सिस, तो फिर से अगेन यहाँ पे क्या होगा, v फाइनल इक्वल टू u प्लस ए टी, और हर पैरामीटर जो होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा, तो u y के अलोंग होगा, ये a तो कांस्टेंट है और y के अलोंग होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये है y के अलोंग, तो y के अलोंग क्या हमने बोला हुआ है स्पीड को, v f y बोला हुआ है। क्या इसमें इस पार्टिकल में y के अलोंग कोई इसमें स्पीड था इनिशियली, तो नहीं था, खाली x के अलोंग था, तो 0 हो गया, प्लस a इंटू वाई इंटू टी, कितनी वैल्यू थी y के अलोंग एक्सेलरेशन की, तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स की वैल्यू थी q इंटू ई, क्यू के बदले e इंटू ई अपॉन मास इंटू टाइम टाइम क्या था, तो टाइम था x अपॉन v x, ठीक है। तो यहां से v f y क्या आ गया, ये आ गया e x बाई m v x। तो यहां से हमने आधा काम तो कर लिया, हमने यहां से वी एफ अलोंग y निकाल लिया और वी एफ अलोंग x निकाल दिया, बस उसको डिवाइड करना है। तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू वी एफ अलोंग y अपॉन वी एफ अलोंग x करना है बस। तो वी एफ अलोंग y की वैल्यू है ई एक्स बाई एम वी एक्स अपॉन वी एक्स। तो यहाँ से ये वी एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा ई एक्स अपॉन वी एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई एक्स अपॉन एम वी एक्स का स्क्वायर। ये है एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू जो आपको फाइंड करने की। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको सीखना जरूरी होता है, और इसका डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में 1.33, ठीक है। तो लेकिन ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि नीट में भी पूछा गया है बहुत बार, तो इसलिए जरूरी है ये, ठीक है। अब देखो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा गया है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको बोल रहा है कि फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्जेस, है ना, और इस पे प्लस चार्ज यहाँ लगा हुआ है और इस पे यहाँ लगाया हुआ है इसने माइनस चार्ज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्जेस पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ट्रैक्स हैं, 3 चार्जेस के ट्रैक्स हैं, ये एक चार्ज का ट्रैक है, ये एक चार्ज का ट्रैक है, ये एक चार्ज का ट्रैक है, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्जेस, इस फर्स्ट चार्ज का साइन क्या होगा, सेकंड चार्ज का साइन क्या होगा, थर्ड चार्ज का साइन क्या होगा। तो देखो ये चार्ज, ये वाला जो चार्ज जो है ये तो अट्रैक्ट हुआ है पॉजिटिव प्लेट की ओर, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव चार्ज, तब तो ये अट्रैक्ट हुआ है प्लस चार्ज की ओर, है ना। सेकंड वाला देखो भी, सेकंड वाला भी अट्रैक्ट हुआ है इधर की ओर, डिफ्लेक्ट हुआ है, डाइवर्ट हुआ है इधर की ओर, अट्रैक्ट हुआ है, तो ये भी क्या होगा, सेकंड वाला चार्ज भी नेगेटिव चार्ज होगा। और देखो थर्ड चार्ज जो है, ये थर्ड चार्ज जो है ये डाइवर्ट हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है माइनस चार्ज की ओर, इसका मतलब ये वाला चार्ज को ऐसा होगा
पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ कि साइन इनके ये सब होंगे। सेकंड बोल रहा है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो यानी कि E/m रेशियो, यदि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो वहां भी E/m रेशियो की काफी अच्छी सिग्निफिकेंस होती है वहां भी। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो यानी कि E/m रेशियो ज्यादा है, हाईएस्ट है। तो देखो ये जो हमने अभी यहाँ पे डेरिवेशन किया है डिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस का, ये कॉन्सेप्ट इसी का है। यदि हम फॉर्मूला देखें यहाँ पे डिफ्लेक्शन का, कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन था y इक्वल टू 1/2 E x स्क्वायर अपॉन mv x का स्क्वायर, है ना। ये था फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन, 1/2 E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था प्लेट का लेंथ, अपॉन मास ऑफ चार्ज इंटू वी एक्स स्क्वायर, मतलब स्पीड अलोंग एक्स का स्क्वायर। तो यदि यहां से देखो आप, तो जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है E/m के ऊपर, है ना। तो यदि E/m रेशियो ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि मोर द E/m रेशियो मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब E/m रेशियो ज्यादा है। तो यहाँ देख लो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सा किया है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये तो कम डिफ्लेक्ट किया है ना, ये भी कम डिफ्लेक्ट किया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इसका हुआ है ना, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट ये किया हुआ है, यहाँ y की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इस चार्ज का E/m रेशियो हाईएस्ट है तीनों में, ठीक है। तो ये थर्ड जो चार्ज है इसका E/m रेशियो ज्यादा है, क्योंकि थर्ड चार्ज का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है तीनों में से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है, और इसमें एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चंस का एनसीईआरटी में। देखो ये तो देखो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसका एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी vx 8 मीटर पर सेकेंड एंटर्स इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एग्जैक्ट मिडवे। अच्छा, तो क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लो कि मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, तो इस पे तो प्लस चार्ज है ना, और इस पे माइनस चार्ज है, तो इनके एग्जैक्ट मिडवे से इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा ऐसे, ठीक है। तो द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाई 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, प्लेट्स का बीच का सेपरेशन को आप d बोल दो, और d आपको दिया हुआ है और d आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर्स। तो ये है प्लेट के बीच का सेपरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द अपर प्लेट, अपर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अपर प्लेट जब ये मूव करेगा, जैसे मान लो कि इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और कहीं यहाँ पे आके ये मान लो कोलाइड कर गया, यहाँ पे आके ये स्ट्राइक कर गया। अच्छा, मतलब प्लेट को क्रॉस करने में एक बात आपको ये समझना होता है कि प्लेट को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को एक थ्रेशहोल्ड स्पीड देना पड़ता है। यदि उस स्पीड से कम रहा, यदि एक स्पीड की एक अमाउंट होती है, यदि उस स्पीड के मैग्नीट्यूड से कम स्पीड रहा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज पार्टिकल का, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड दिया हुआ है, ये जो स्पीड आपको दिया हुआ है वो थ्रेशहोल्ड स्पीड से कम है ना। मतलब इतने स्पीड पे ये कहीं इसमें आके यहाँ पे बीच में ही मोशन के दौरान ही बीच में कहीं पे आके यहाँ पे क्रॉस ना करने के बदले यहीं पे आके इसको कोलाइड कर जाएगा, वो स्पीड इस समय दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपको निकालना है कि आपको ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है जब ये इससे आगे कोलाइड कर गया। तो उस डिस्टेंस को आप x बोल दो, है ना, इसको x मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको x निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे x एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस पे ये आके इससे कोलाइड कर गया, ये आपको निकालना है ना। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द अपर प्लेट, मतलब कहाँ पे यहाँ से आने पे कितने डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड कर गया होगा, ये आपको निकालना है। तो
तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही अपन यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या था फॉर्मूला, तो y इक्वल टू 1/2 QEx² बाई MVx का स्क्वायर, है ना। ये था फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये फॉर्मूला कब था, जब वो प्लेट को क्रॉस कर गया था, है ना। याद करो कि हमने यहाँ पे जब इसको ड्राइव किया था फॉर्मूले को, तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि जो भी चार्ज पार्टिकल है वो इसको ऐसे क्रॉस कर जा रहा है। तो उस समय ये फॉर्मूला आया था। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये उस समय के पैरामीटर्स हैं। यहाँ जो x है ये जो है ये x, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का अलोंग एक्स एक्सिस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिसको आप बोल सकते हो कि जो प्लेट के लेंथ के बराबर है। तो ये था उस समय पूरा x, है ना। ये q क्या था, चार्ज की वैल्यू थी। ये E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ था। M क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था या मास ऑफ चार्ज था। और Vx क्या था, तो इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस था Vx। तो यदि इस केस की बात करें तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है वो ये x है ना। ये पूरा x ना हो के हमने इसको x माना हुआ है। तो यदि इस सिचुएशन की बात करें यहाँ पे, तो देखो डिफ्लेक्शन कितना है y के अलोंग इसका, है ना। पहली बात तो यदि इसको अपने को अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को, तो आपको देखना है क्या दिया और क्या नहीं दिया हुआ है। तो आपको तो निकालना x है, आपको निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे आके एक्स एक्सिस पे वो उसको कोलाइड कर जाएगा। तो आपको तो निकालना x की वैल्यू है, तो बाकी आपको दिया रहेगा। फिर तो ये आपको y का मतलब क्या, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट कितना हुआ y एक्सिस पे, तो ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पे आया तो डिफ्लेक्शन इसका इतना हुआ है। और इतना का लेंथ कितना है, तो इतना होगा d/2, ठीक है। तो दिस y इज व्हाट, d/2। तो ये y तो d/2 हो गया। ये है 1/2 इंटू क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई का वैल्यू दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻² इंटू x², x निकालना है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स इंटू स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है x के अलोंग इनिशियली कितना दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। और d भी आपको दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, तो d आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर्स तो 0.5 इंटू 10⁻² मीटर्स अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल है यहाँ से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 217 इंटू x² अपॉन 10⁻31 इंटू 4 इंटू 10⁻12। तो जब यहां से इसको आप सॉल्व करोगे और यहां से जो अननोन है मतलब जो x है, जब इसको आप फाइंड करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.12 इंटू 10⁻² मीटर्स, या फिर ये आएगा, इसको आप लिख सकते हो 1.12 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे ये यहाँ से 1.12 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे आके यहाँ पे कोलाइड कर जाएगा इससे, है ना, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इसके बाद ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और इसका ये बस 2 क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी में इस टॉपिक के, और इसके और क्वेश्चंस जो आपको मैंने शीट दिया हुआ है ग्रुप में, जो हमने अपलोड किया हुआ है, उसमें इसके और क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको आपको सॉल्व करने हैं और डाउट पूछने हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो तब तक इतना आप रिकॉल करेंगे।